तो हेलो मेरे यारो, द मार्शल गॉड ऑफ रिटर्न्स के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जेजे और उसके साथ वह वेट्रेस साथ में एक जगह पर खाना खाने के लिए आ रहे थे, बट वहीं पर जिया भी पहले से ही मौजूद थी, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और जेदी से दौड़ते हुए जेजे को गले लगाने के लिए गई थी, जिसकी वजह से एक हल्के से झटके की वजह से सीधे जेजे ज़मीन में धंस चुका होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख रहे होते हैं वह गेट के पास मौजूद फर्श में आधा से ज़्यादा धंस चुका होता है और दर्द में कहरा रहा होता है, उफ उफ कर रहा होता है। और यह सारे सिचुएशन को देखकर जिया भी हैरान होती है। तभी यहाँ पर हुओ की भी एंट्री होती है, क्योंकि वो भी इनके पीछे पीछे आ रहा था और वो आते हुए कहता है कि क्या इतना गर्म जोशी भरा स्वागत, वो भी इस जैसी जगह पर। और फिर वो अचानक हम देखते हैं कि वह शांति से स्माइल देकर जिया की ओर देखा होता है। जिया भी उसे देखकर हैरानी से खुश हो जाती है और फिर हुआ जाता है और उसके माथे को सहलाता है और हम देखते हैं वो उसके सामने बैठते हुए कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो जिया? और हम देखते हैं जिया उसे देखकर थोड़ी सी इमोशनल हो रही होती है और गले लगाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, लेकिन फिर वह रुक जाती है कि कहीं फादर को भी चोट ना लग जाए। तो उसे इस तरीके से हिचकिचाते हुए देखकर वो भी कुछ सिचुएशन को समझता है और फिर उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेता है और कस कर उसे गले लगाता है, क्योंकि वो उसके पावर्स को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। और जिया को इतने अच्छे तरीके से और आराम से गले लगाते हुए देख जिया इमोशनल हो चुकी होती है, क्योंकि वह इतने दिनों से बिल्कुल अकेले अलग थलग थी सभी से और अभी तक उसको किसी ने भी हक नहीं किया था अच्छे तरीके से। और हम देखते हैं यहाँ पर उसे हुओ को देखकर उधर से आवाज़ आती है कि तुम जाकर अब वापस आ रहे हो। और यहाँ जिया रोते हुए कह रही होती है कि आई हेट यू डैड, अब बहुत ज़्यादा बुरे हैं, आखिरकार इतने दिनों तक अब कहाँ थे। और हम देखते हैं इन सभी सिचुएशनों के बाद वापस इनके घर का सीन आता है, जहाँ पर वो बैठकर जिया की जो बॉडी के अंदर वो फैल रही एनर्जी होती है उसको स्टेबल कर रहा होता है। और वो बता रहा होता है कि मैंने इसके अंदर एज़ूराइट एसेंस को फ़ील किया है। इसने सचमुच में काफ़ी कुछ अच्छा और बहुत ही कीमती चीज़ प्राप्त कर लिया है। मैंने इसे अपने डिवाइन हेवनली हार्मोनाइज़्ड आर्ट के बदौलत इसे प्यूरीफाई कर दिया है और स्टेबल कर दिया है। इसलिए अब इसके लिए यह कोई खतरे की बात नहीं है। और फिर हम देखते हुए उसे उठाता है और उसे सोने के लिए ले जा रहा होता है और कहता है कि शायद यह कुछ देर तक इसी तरीके से सोती रहेगी तो फिर ठीक हो जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर डीमन एम्परर कहता है कि आप आखिरकार वहाँ पे बेक्सन में गए थे, तो वहाँ का काम सब कुछ निपटा लिया, वह सारी समस्याएँ सुलझ गई? तो वो कहता है हाँ, वे सब कुछ लगभग ठीक हो चुकी हैं। तो फिर आवाज़ आती है, लेकिन इससे पहले ये बताओ कि जेजे के साथ जो बगल में लड़की खड़ी थी वो कौन थी? उसके साथ वो लड़की कहाँ से आई? और हम देखते हैं यहाँ पर जैसे वो बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जेजे की प्रेमिका है, उसकी लवर है, लेकिन वह इस बात से इनकार भी करता है। यह सुनकर तो स्वॉर्ड एम्परर और जे जो डीमन एम्परर है दोनों की शक्लें देख सकते हो। एक तो जेलेसी में और एक हैरान होता है। और यहाँ पर डीमन एम्परर अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, आखिरकार उस लिटिल बास्टर्ड की इतनी हिम्मत कैसे हुई? और हम देखते हैं उसे तेज़ी से दौड़कर जेजे की ओर भागते हुए, और वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं इसे जाने दे सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और फिर हम देखते हैं वो जेजे के सामने जाकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या आपको पता है कि तुम्हें मैं किस गलती की सज़ा मिल रही है? तो यहाँ जेजे को यहाँ पे डीप मारने की सज़ा मिली होती है और वह डीप मारते हुए कह रहा होता है, आखिरकार किस बात की? मैंने किस तरह की गलती कर दी? क्या अपराध कर दी जो आधे रात में मुझे ट्रेनिंग करवा रहे हो? हम देखते हैं यहाँ पर जो दोहाक होता है उसके सामने जाते हुए कहता है कि सच बता, उस लड़की ने कहा कि उसे तू पसंद है ना? या फिर उसे तू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे पीछे-पीछे आ रही है। यहाँ तक कि उसने कोई तुम्हारे अंदर की कमज़ोरी को पकड़ तो नहीं लिया है, या कहीं तूने उसे किसी तरीके से मजबूर किया है? क्या बात है? मुझे सब कुछ सच-सच बता। आखिरकार वह तुम्हारे साथ किस मजबूरी की वजह से घूम रही है? तो यहाँ पर जेजे कहता है, आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो? किस तरह की मजबूरी होगी, किस तरह की बात होगी वो मेरे पीछे-पीछे आएगी? तो जो दोहाक होता है वो कहता है, अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर इतनी खूबसूरत लड़की भला तुम जैसे बेकार लड़के को कैसे पसंद कर सकती है? तो हम देखते हैं इसे टोन मारते हुए देखकर जेजे खड़ा हो जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि यू पीस ऑफ केक, अगर तुझे लगता क्या है कि मैं सचमुच में किसी लड़की को मजबूर करूँगा? और तेरे कहने का मतलब क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सचमुच में मेरा उससे कोई लेना-देना वैसे है नहीं। मैं उसके पीछे-पीछे और उसको अपने पीछे आने के लिए क्यों कहूँगा और मजबूर क्यों करूँगा? तेरे को ऐसा क्यों लगता है? इसके अलावा अगर मैं किसी को डेट भी करूँ तो क्या? मुझे यहाँ पर कोई एक लड़की अगर मिल भी जाती है तो उससे तुम्हारा क्या लेना-देना? जो खुद ही डेटिंग में इस तरीके का एक्सपीरियंस को झेल चुका है, ना जाने तुमने आज तक से कितनी सारी लड़कियों को डेट किया होगा। आखिरकार इस चीज़ से तुम्हें क्या परेशानी है? तो हम देखते हैं स्वॉर्ड एम्परर बताता है कि तुम्हें शायद कुछ चीज़ें बिल्कुल भी पता नहीं है। वह ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहा है क्योंकि। और हम देखते हैं यहाँ स्वॉर्ड एम्परर को बोलते हुए देख दोहाक थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, अबे नहीं, बिल्कुल नहीं, बता उसको। और हम देखते हैं फिर जैसे सबने समझ जाता है, कहता है तो मेरे मेरे को ये मत बताओ, क्या इसने अभी तक किसी को डेट नहीं किया है? और हम देखते हैं स्वॉर्ड एम्परर मुट्ठी कस रहा है, कहता है, चुप हो जा, मुझे ये सारी बातें बिल्कुल नहीं सुननी है। और हम देखते हैं फिर जेजे बोल रहा होता है, सचमुच में तुमने आज तक कुछ नहीं किया है? और फिर हम तभी देखते हैं वहाँ पर वेट्रेस की भी एंट्री से होती है और वह कहती है कि हालाँकि वो लड़का सच बोल रहा है, उसने मुझे मजबूर नहीं किया है, हम सचमुच में अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं। मतलब ये सब कुछ जो लड़का-लड़की करते हुए सब कुछ नहीं किए हैं। मुझे बस वह पसंद है, इसलिए मैं उसके पीछे-पीछे घूमती हूँ और उसके साथ यहाँ तक आई हूँ। इसलिए प्लीज़
मेरी वजह से इसे बिल्कुल भी इस तरीके से परेशान ना करे। और वो धकेल कर जेजे को ले जाते हुए कहती है कि अब चलो यहाँ से चलते हैं। तो जेजे कह रहा होता है, अरे नहीं, तुम मुझे इस तरीके से धकेल कर नहीं ले जा सकती हो, या बाद में बुढ़ा फिर मुझसे पर चिल्लाएगा। तो हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि आखिरकार तुम एक सीनियर एल्डर को इस तरीके से कैसे धमका सकते हो, उनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, एक बुजुर्ग और अच्छे व्यक्ति हैं, आखिरकार तुम उन्हें हरा नहीं सकते हो और तुम उनके साथ इस तरीके से लड़ नहीं सकते हो। और हम देखते हैं बुजुर्ग कहते हुए, सुन जे यहाँ पर तो डीमन एम्परर तो अजीब शक्ल बना रहा होता है, वहाँ जेजे की आवाज़ आ रही थी, तुम ऐसा फिर बिल्कुल मत कहना कि तुम उस आदमी के बारे में बिल्कुल भी कुछ चीज़ें नहीं जानती हो। और हम देखते हैं पीछे से डीमन एम्परर को जो हवा के झोंके मुड़ रहा होता है कहता है कि ये बूढ़ा शब्द सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। और जेजे इसके बारे में बता देता है कि वो आदमी जो है ना, ये है। ये सुन वो हैरान हो रही होती है, क्या आपने सचमुच में ऐसा कहा। और फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का होता है, जहाँ हम सोहे को देखते हैं जो मार्केटिंग करने के लिए बाजार में घूम रही होती है। और वो कुछ चीज़ों को याद कर रही होती है, उन 3 बंदरों को। एक कुल्हाड़ी वाला बंदा है, इसका नाम थोड़ा-सा भूल गया हूँ, साथ में जेजे और मोजिन है। और यहाँ पर ये बता रही होती है कि अब जब यंग मास्टर मतलब कि वो लौट आ जा चुका है, मेहर मास्टर, तो आखिरकार जो खंडर पड़े हवेलियाँ हैं, उनकी मरम्मत चल रही है। और मैं सोचूँ तो मुझे क्या-क्या सामान को लेनी चाहिए जो इस सभी चीज़ों में काम आएँगी। तभी वहाँ पर कोई बंदा आते हुए कहता है, देखो तो आखिरकार हमने किसे देखा? ये आवाज़ सुनकर वह पलटकर देखती है और हमें दिखाया जाता है कुछ चूज़ों को, मतलब कुछ बंदों को जो अजीब से शक्ल वाले होते हैं। हर एक कह रहा होता है, ये तो नामगन सोहे है ना? और इसके बारे में बताया जाता है कि ये होंगबो वंश के सबसे बड़े बेटे हैं जो इनके साथ में हैं। इनमें एक लड़का, बाकी सारी लड़कियाँ हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर सोहे उनकी ओर पलटकर देखती है, तो वहाँ पर एक लड़की सोहे के कपड़ों को चेक करते हुए कह रही होती है, ये किस तरीके का कचरा है? आखिरकार मैंने सुना था कि नामगुम वंश वंश का जो है पतन हो चुका है, उनकी खात्मा हो चुकी है। लेकिन क्या तुम कहीं पर अब नौकरानी की काम करने लगी हो और इस तरीके से तुम्हारा गुज़ारा चल रहा है? और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो लड़का होता है वह कहने लगता है कि उसे ज़्यादा परेशान मत करो, इस बच्ची की क्या गलती है? बस नामगुम क्लैन के, वो उन बुड्ढों की और उन एल्डरों की गलती है, उनकी नाकामयाबी की क भुगतान या कर रही है इस तरीके से अपनी गुज़ारा कर कर। अगर किसी की गलती है तो वह मेरी है, मुझे बहुत पहले ही सोहे से शादी कर लेनी चाहिए थे। उसकी वजह से आज इसका दिन अच्छा होता है। तो बगल में खड़ी लड़की कहती है कि भाई तुम सचमुच में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो, लेकिन आखिरकार इस जैसी लड़की अब तुम्हारे लिए और तुम्हारे ग्रेटफुल बिहेवियर के लिए बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती है। यह पुराने खंडर की तरह हो चुकी है। इसकी आखिरकार अब क्या ही औकात है। यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तुम इससे अब काफ़ी हायर अप पर पहुँच चुके हो। तो हम देखते हैं वो लड़का की आवाज़ आती है, ऐसा मत कहो, वह पहले से ही बहुत कुछ झेल रही है। तो हम देखते हैं इनके बकवासों को सुनकर सोहे अपने गुस्से में मुट्ठी कस रही होती है और वह कहे जा रहे होते हैं। इसकी ऐसी हालत को देखकर अब सोचूँ तो यह कह सकती हूँ कि किस्मत और युग बदल चुके हैं और साथ में उसमें जो नामगोन क्लैन है उनकी हद इस तक कद जो है उनकी इस तक गिर चुकी है कि इसे कहीं नौकरानी का भी काम करना पड़ रहा है। तभी उस लड़के की भी आवाज़ आती है, अरे ऐसा मत कहो, संयोगवश हम एक साथ मिले हैं तो यह ज़रूर ही किस्मत का नियम होगा, किस्मत की द्वारा ही यह बना रचा गया होगा जो हम लोग इस तरीके से मिल रहे हैं। इसलिए वह बंदा हँसते हुए कह रहा होता है, तो तुम्हारा क्या ख़्याल है? अगर तुम नौकरानी के ही काम कर रही हो तो हमारे हांगबो क्लैन में काम करने के बारे में क्या सोचती हो? बट तभी देखते हैं सोहे का एक जोरदार पंच सीधे आकर इस बंदे के ठुड्डी पर पड़ती है और यह बंदा दूर जाकर धड़ाम से गिरता है। यह देखकर वे कहने लगते हैं, ये क्या ब्रदर, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? और हम देखते हैं सोहे यहाँ इरिटेट होते हुए कह रही होती है कि हांगबो क्लैन, पिछली बार से जब मैं तुमसे मिली हूँ यहाँ दोबारा, तो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा ही एरोगेंट और साहसी हो चुकी हो। और वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मेरे क्लैन का नाम घसीटने की हिम्मत कैसे की है अपने साथ? तुम्हें अब इन सभी चीज़ों का, परिणामों का भुगतान तो करना होगा, इसलिए तैयार हो जा। और हम देखते हैं थोड़ी सी धूप दिखाई जाती है, धाम-धूम करके इस बंदे को कई सारे फोड़े फुला दिए गए होते हैं, मतलब अच्छे से कूट दिया होता है सोहे ने। और वो लड़कियाँ कह रही होती है, ये कैसे हो सकता है? इसने इतनी जल्दी इसे हरा दिया ऐसे? और हम देखते हैं सोहे कहती है कि उसे यहाँ से ले जाओ और तुम लोग भी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सोहे तक एक और आवाज़ आती है, कोई बंदी कह रही होती है कि जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था, तुमसे काफ़ी अब से तुम काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हो। और वो लड़की कह रही थी, तुम पहले से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। तो सोहे उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ पर कब आई हो? और यह किसी और क्लैन से होती है, या टैंग क्लैन से होती है, तैंग मुन है। और यह कह रही होती है, शुरू से ही मैं तुम्हें दूर से ही देख रही थी। यह सुन सोहे पलटकर जाते हुए कहती है कि मैं समझ गई, अगर यहाँ पर कोई काम नहीं है तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। और उसे इस तरीके से जाते हुए देखो लड़की अपने मन में कर रही होती है कि नामगोन क्लैन, तुम्हें देखकर सच में काफ़ी ज़्यादा दुःख होता है। चलो अब फिर कभी दोबारा हम मिलेंगे। लेकिन वह जाने से पहले सोहे से कहते हुए जाती है कि सोहे, तुम्हें नामगोन क्लैन के बारे में कही जाने वाले बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। थोड़ा-सा अच्छे से सोच लो, वह पहले जैसी स्थिति में अब बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं सोहे भी बिल्कुल खामोश होती है और वो अपने मन में कह रही होती है, मुझे पता है, चाहे मैं अकेली कितनी भी संघर्ष कर लूँ, लेकिन मैं बिना अपने दादाजी के, हमारे क्लैन जो है, उनकी हालत एक खोखली खोल की तरह है, जिसे बिल्कुल भी भरा नहीं जा सकता है। इसलिए मुझे इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि मैं अपने ग्रैंडपा को भी हरा सकूँ, तब जाकर मैं अपने क्लैन को दोबारा से स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर पाऊँगी। और इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा-सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड योर सपोर्ट नेक्स्ट एपिसोड मेंबरशिप पे अवेलेबल है।